सिविल एरा। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी चैप्टर 1 की। इसमें कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे। उसके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स बोला था कि आज करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं हम। Prepare approximate estimate for a building project with total plinth area of all building is 800 मीटर स्क्वायर from the following data। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता है उसमें तीन तरह के एस्टिमेट होते हैं: प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट एंड डिटेल्ड एंड पर यूनिट एस्टिमेट। तो जो प्लिंथ एरिया और क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट थे उस समय मैंने इतना ज़्यादा बताया नहीं था लास्ट लेक्चर में। वो ये कहा था कि न्यूमेरिकल से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकोगे। सो पहला आता है प्लिंथ एरिया का न्यूमेरिकल कि 800 मीटर स्क्वायर का प्लिंथ एरिया है और हमने 800 मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया को फॉलोइंग डाटा को यूज़ करके एस्टिमेट करना है। तो प्लिंथ एरिया रेट हमें दिया हुआ है 4250 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे 4250 आएगा, सॉरी 4500 पर स्क्वायर मीटर आएगा। कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई दी है, कॉस्ट ऑफ सैनिटरी दिया है, तो फॉलोइंग डाटा हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि प्लिंथ एरिया हमें दिया हुआ है। प्लिंथ एरिया रेट यहाँ पे आप नोट कर लो कि 4500 है, रुपीज़ 4500 पर स्क्वायर मीटर। तो मैंने क्या कहा, इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि प्लिंथ एरिया आपको दिया है, प्लिंथ एरिया रेट आपको दिया है। तो आपने 1 मीटर स्क्वायर का रेट अगर 4500 है, टोटल प्लिंथ एरिया रेट कितना हो जाएगा, 800 को 4500 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 800 मल्टीप्लाई 4500 दैट कम्स आउट टू बी 36 लाख। अब इन्होंने क्या बोला है कि जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें जो वाटर सप्लाई की कॉस्ट आएगी वो 7.5% आएगी ऑफ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। सैनिटरी और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन 15% होगा। जो टोटल कॉस्ट होगी बिल्डिंग, टोटल कॉस्ट बिल्डिंग की जो है वो 36 लाख है, और इसका 7.5% हमारा वाटर सप्लाई में लग जाएगा। तो इस तरह से हम 7.5% निकालेंगे 36 लाख का। सैनिटरी और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए 15% ऑफ 36 लाख निकालेंगे। उसके बाद आर्किटेक्चर फीचर्स के लिए 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद रोड्स और लॉन्स के लिए 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ये वाली टर्म। उसके बाद कंटेंजेंसीज के लिए हम 4% निकालेंगे। कंटेंजेंसीज पिछले लेक्चर में बताया था कि अनफोर्सिन कॉस्ट होती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो वो जो कॉस्ट होती है वो हमें पहले से नहीं पता होगी कि एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो चीज़ कंटेंजेंसीज में इंक्लूड होती है। वो कंटेंजेंसीज हम 3 से 5% जनरली लेते हैं। तो इस तरह से हम इन सबको प्लस करेंगे और टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट आएगी 47,70,000। क्लियर। अब यहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है वो 10% होता है। तो मैक्सिमम 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होगा ही होगा। हमने यहाँ पे 10% ना एज्यूम करके 8% लिया हुआ है, और ये एज्यूम करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे 8% लेंगे, 9% लेंगे, 10% लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं एज पर योर चॉइस। तो 8% हमने ले लिया। उसके बाद टोटल कॉस्ट आ गई 8% ऑफ 47,70,000, वो 36 लाख में। याद रखना कि जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है वो 36 लाख में इंक्लूड नहीं होगा। जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है वो 47,700 में इंक्लूड होगा। ठीक है, सॉरी 47,70,000 में इंक्लूड होगा। सो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। अब जो प्लिंथ एरिया होता है, प्लिंथ एरिया के जो मैकर्स होते हैं उसमें हम एरिया के बेसिस में काम करते हैं। यानी कि अगर हमें प्लिंथ एरिया एस्टिमेट बोला हुआ है उस बेसिस में न्यूमेरिकल आया है, तो जैसे कि हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था कि एरिया के बेसिस में हम वहाँ पे कैलकुलेशंस करते थे। अगर क्यूबिकल कंटेंट के बेसिस में न्यूमेरिकल आया है तो वॉल्यूम के बेसिस में काम करेंगे। ये सारा काम जो होगा वॉल्यूम के बेस में होगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि डाटा रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एस्टीमेट। एक एस्टीमेट को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या डाटा चाहिए। सबसे पहले तो
जिस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट हम करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट की ड्राइंग हमें चाहिए, उस ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन चाहिए, और फाइनली रेट्स ऑफ मटेरियल चाहिए। तो ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन एंड रेट ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट आता है हमारा लंप सम आइटम, कि लंप सम आइटम क्या होती हैं। सो while preparing an estimate, it is not possible to work out in detail in case of petty items other than civil engineering. Such items are called lump sum item. कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं तो कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं, पेटी आइटम्स का मतलब होता है सस्ती आइटम्स, ठीक है। तो उसको हम सिविल इंजीनियरिंग वर्क नहीं, जो सिविल इंजीनियरिंग से अलग वर्क है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि हम प्रोजेक्ट के दौरान काम कर रहे हैं, ठीक है, लेबर सारी काम कर रही है, उन लेबर को रहने के लिए, खाने के लिए भी तो सामान चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो वो जो आइटम है, सिविल इंजीनियरिंग वर्क तो नहीं है लेकिन काम तो है, तो वो आइटम पैटी आइटम कहलाती है, वो सस्ती आइटम पैटी आइटम कहलाती है। और वो सारी आइटम एक अलग टर्म के अंदर यूज़ की जाती है, दैट इज़ लमसम आइटम। तो वाइल प्रिपेयरिंग एस्टीमेट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वर्क आउट इन डिटेल इन केस ऑफ पैटी आइटम। पैटी आइटम्स को डिटेल में वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उन आइटम को अलग हेड में रखा जाता है, दैट इज़ लमसम आइटम्स। जैसे कि वाटर सप्लाई और सैनिटरी अरेंजमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस लाइक मोटर, मीटर, आर्किटेक्चरल फीचर्स, तो ये सारी लमसम आइटम के अंदर आ गई। सो द परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज ऑन द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन इज अलॉटेड फॉर द लमसम आइटम। लमसम आइटम के लिए जितना भी टोटल कॉस्ट होगा उसका कुछ परसेंटेज हम अलॉट कर देते हैं एज पर द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उस बेसिस पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एसएससी जेई एग्ज़ाम में ये टर्म्स पूछी जाती हैं। जैसे कि फॉर ऑफिस बिल्डिंग, अगर कोई ऑफिस की बिल्डिंग है तो उसमें जो कारपेट एरिया होता है वो 60 to 75% होता है प्लिंथ एरिया के। ऑफिस बिल्डिंग के लिए कारपेट एरिया 60 to 75% होता है प्लिंथ एरिया के। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कारपेट एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया क्या होता है। प्लिंथ एरिया जैसे कि हमें पता है, पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि जिस एरिया में बिल्डिंग बनाई जाती है उस एरिया को प्लिंथ एरिया कहते हैं। और उस प्लिंथ एरिया में से वो एरिया जिसमें हम एक्चुअल में रहते हैं, ठीक है, उसे कारपेट एरिया कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बिल्डिंग के अंदर तो हम हर जगह पे रहते हैं, हर कोने में रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। रहने का मतलब है जैसे कि स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स में हम नहीं रहते, स्टेयर्स खाली हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टेयर कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। प्लिंथ जो है, प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड होंगी स्टेयर्स, लेकिन कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो आप ये इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा प्लिंथ एरिया है तो इसका ये हिस्सा कारपेट एरिया होगा, ये हिस्सा कारपेट एरिया होगा, ये हिस्सा कारपेट एरिया होगा। तो कारपेट एरिया में से कुछ पार्ट होगा प्लिंथ एरिया के। तो ऑफिस बिल्डिंग के लिए जो हमारा कारपेट एरिया होता है वो 60 to 75% होना चाहिए प्लिंथ एरिया के। नेक्स्ट आता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कारपेट एरिया 50 to 65% होगा प्लिंथ एरिया के। फ्रेम्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए वॉल एरिया जो होगा 5% होगा प्लिंथ एरिया के। वॉल एरिया 5% होगा प्लिंथ एरिया। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं अक्सर पूछी जाती हैं एसएससी जेई एग्ज़ाम के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऐसे हमारा जो पैटर्न होगा इस लेक्चर सीरीज़ का इस तरह से रहेगा, पहले हम एक थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, और जब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है the expenses of item which do not come under regular head of items and the cost of unforeseen items are called lump sum item, customary charges, extras, contingencies। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो अनफोर्सिन आइटम होती हैं, जो किसी रेगुलर हेड में नहीं आती, जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना, चेंज ऑफ प्राइस हो जाना, वो सारी क्या होती है, कंटिजेंसीज होती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, कंटिजेंसीज। और कंटिजेंसीज हमेशा 3 से 5% होती है ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो
इसका आंसर क्या है हमारा? कंटिजेंसीज। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट अ ट्रक कैन कैरी। एक ट्रक के अंदर कितनी ब्रिक्स आती है? काफ़ी बार देखा होगा कि घर पे कंस्ट्रक्शन चलती है तो हम ब्रिक जो है ट्रक्स में मंगाते हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता होगा कि एक ट्रक में एक्चुअली ब्रिक्स कितनी आती हैं। तो ये वेल स्पेसिफाइड होता है कि एक ट्रक में इतनी ही ब्रिक्स लोड होंगी, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं लोड होंगी। तो वो कितनी होती हैं? 4000। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर एसएससी जेई के एग्जाम में पूछा गया था कि नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट अ ट्रक कैन कैरी इज 4000। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द फ्लोर एरिया इंक्लूड्स द एरिया बालकनी अप टू। अब फ्लोर एरिया इंक्लूड्स द एरिया बालकनी अप टू। अब यहाँ पे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोर एरिया? फ्लोर एरिया क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा था कि हमने प्लिंथ एरिया पढ़ा था। प्लिंथ एरिया क्या होता है? द एरिया ऑफ बिल्डिंग, उसे हम प्लिंथ एरिया कहते हैं, और इसी को हम बिल्ट अप एरिया भी कहते हैं। प्लिंथ एरिया इज ऑल्सो नोन एज बिल्ट अप एरिया। लेकिन जब हम अगर इसको प्लिंथ एरिया माने तो ये हमारी वॉल हो गई, ठीक है। अगर हम प्लिंथ एरिया की वॉल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अगर हम लेट अस लिसन अगेन, कि अगर हम वॉल एरिया को इंक्लूड नहीं कर रहे प्लिंथ एरिया में, ठीक है। वॉल एरिया नहीं बोलते, वॉल थिकनेस बोलते हैं, सॉरी फॉर द मिस्टेक। कि अगर हम वॉल थिकनेस इंक्लूड नहीं कर रहे प्लिंथ एरिया में, तो उस केस में प्लिंथ एरिया को फ्लोर एरिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फ्लोर एरिया कहा जाएगा। सो कहने का क्या मतलब है कि अगर प्लिंथ एरिया फ्लोर एरिया, ठीक है, लेट अस delete this। सो फ्लोर एरिया बेसिकली क्या हुआ? प्लिंथ एरिया माइनस वॉल थिकनेस। फ्लोर एरिया इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस वॉल थिकनेस। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि फ्लोर एरिया क्या हुआ, प्लिंथ एरिया क्या हुआ, बिल्टअप एरिया क्या हुआ। प्लिंथ एरिया और बिल्टअप एरिया एक ही चीज़ है। तो हमने ये पढ़ा था क्या एक प्लिंथ एरिया में कि हम उसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं और क्या एक्सक्लूड करते हैं। तो प्लिंथ एरिया के अंदर हम बालकनी का एरिया एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोर एरिया के अंदर जो बालकनी का एरिया होता है फर्स्ट फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर की नहीं, फर्स्ट फ्लोर की बालकनी इंक्लूड करते हैं। तो फ्लोर एरिया के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी होती है वो 50% इंक्लूड की जाती है, 50% इंक्लूड की जाती है। तो फ्लोर एरिया के अंदर एरिया बालकनी ऑफ फर्स्ट फ्लोर, ये याद रखना कि फर्स्ट फ्लोर की बात होगी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की बात हो रही है। तो 50% तक एरिया हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ रिवाइज एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड इफ सैंक्शन एस्टीमेट एक्सीड। हमने पढ़ा था कि दो तरह के एस्टीमेट होते हैं, एक होता है अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, एक होता है डिटेल्ड एस्टीमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट और एक होता है हमारा डिटेल्ड एस्टीमेट। अप्रॉक्सीमेट जैसे प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट एंड पर यूनिट एस्टीमेट। और ये क्या होता है? रिवाइज एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट एंड एनुअल रिपेयर एस्टीमेट। तो चार तरह के एस्टीमेट होते हैं। जो रिवाइज एस्टीमेट होता है वो कब परफॉर्म किया जाता है? जब हमारा एक्चुअल एस्टीमेट, जैसे कि हमें किसी काम को करने के लिए 1 लाख रुपया मिला हुआ है, ठीक है। इसको समझते हैं अच्छी तरह से रिवाइज एस्टीमेट को, कि अगर हमें किसी काम को करने के लिए 1 लाख रुपया मिला हुआ है और अभी हमने 50%, 1 लाख हमें मिला हुआ है एक काम को कंप्लीट करने के लिए, और अभी हमने 50% काम ही ख़त्म किया हुआ है, और हमारा 1 लाख तो ख़त्म हो ही गया है, ये तो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा 5% और ज़्यादा लग गया, यानी कि इसका 5% होगा 5,000। तो 1,05,000 रुपया हमारा लग चुका है समय, और अभी तक प्रोजेक्ट सिर्फ 50 से 60% कंप्लीट हुआ है और 40% प्रोजेक्ट और पड़ा हुआ है। तो ऐसा जो केस बनेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे? रिवाइज एस्टीमेट करेंगे। अगर हमारा टोटल प्रोजेक्ट 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि अगर 1 लाख का प्रोजेक्ट है, 1 लाख 2-3 हज़ार में कंप्लीट हो जाता है, तो भी हम रिवाइज एस्टीमेट नहीं करते। लेट अस से कि हम बोलते हैं कि चलो इतना चल जाता है, लेकिन अभी हमारा प्रोजेक्ट आधे से ज़्यादा बचा हुआ और हमारा पैसा जो
ओरिजिनली अलॉट हुआ था वो तो ख़त्म हो गया और 5% और खर्चा हो गया, तो उस केस में हम रिवाइज एस्टिमेट करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5%। तो रिवाइज एस्टिमेट कब परफॉर्म किया जाता है? जब सैंक्शन एस्टिमेट 5% से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने न्यूमेरिकल देखा, कुछ ऑब्जेक्टिव देखे और कुछ एक दो आइटम्स थी जैसे कि डाटा यूज्ड इन एस्टिमेशन और लमसम आइटम के बारे में देखा। कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मेथड टू टेक आउट क्वांटिटी। तो एक शॉर्ट नोट में बता देते हैं कि दो तरह के मेथड होते हैं क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के। इससे पहले एक और चैप्टर हमने बताया था कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। वो चैप्टर एक्चुअल में क्या है कि याद करने वाला चैप्टर है, और साथ ही साथ जब हम बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो उस चैप्टर का काफ़ी बड़ा पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा, उस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए हम उसको अलग से नहीं पढ़ेंगे। एंड में उसका जो नोट्स होंगे वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हम सीधा चैप्टर थर्ड पे जाते हैं। तो चैप्टर थर्ड है मेथड टू टेक आउट क्वांटिटीज़। दो मेथड है जिससे हम क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। वन इज़ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड एंड वन इज़ सेंटर लाइन मेथड। लेकिन जो PWD है वो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड को प्रेफर करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, JEE, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।